अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप आप लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU 4 और 6 का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं और इसके साथ ही 5 भी कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद है कि आपको पिछली वीडियो सारी समझ आई होंगी। तो चलिए जी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन नंबर 4 आपके पास है मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर हमें सबसे पहले बताया गया था कि एडगर सचिन जो थे, इन्होंने ये एक इन्फ्लुएंशियल राइटर है, उन्होंने रिफ्लेक्शन पे काफ़ी ज़्यादा बात की थी। उन्होंने दो तरीके बताए थे रिफ्लेक्शंस को लेकर, लाइक रिफ्लेक्शन इन एक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। अब जब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन की, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम देख रहे हैं बैक आफ्टर द इवेंट। रिफ्लेक्शन इन एक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये वो रिफ्लेक्शन है जो हैपन ड्यूरिंग द इवेंट हो रही होती हैं। लाइक हम रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन ये बैक आफ्टर द इवेंट होता है, वाइल रिफ्लेक्शन इन एक्शन जो होता है वो हैपनिंग ड्यूरिंग द इवेंट होता है। इसमें जब हम कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स की देखते हैं तो दोनों की डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं। लाइक रिफ्लेक्शन इन एक्शंस को देखा जाए तो टू थिंक अबाउट व्हाट वन इज डूइंग वाइल वन इज डूइंग इट। तो कहा ये क्या कि आप स्टिमुलेट करते हो, लाइक आप सरप्राइज हो, जैसे आप सोचते हो कि सामने वाला क्या कर रहा है, आप उसे सरप्राइज हो रहे होते हो। कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपको पजल कर रही होती है। रिफ्लेक्शन इन एक्शन जो होता है ये अलाउ करता है प्रैक्टिस, जो लोग उस पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि वो रीडिज़ाइन करते हैं कि क्या काम किया जा रहा है, क्या काम किया जा सकता है। अब रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन को हम डिफाइन करें तो ये हमारे पास आता है retrospective contemplation of practice undertaken in order to uncover the knowledge used in a practical situation। अब यहाँ पे हम बताया गया था कि आप जब किसी चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे होते हो, उस प्रैक्टिस के करने के बाद के जो नताइज होते हैं आप उनके बारे में जब बात करते हो तो आप कहते हो कि रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन था, जिसमें हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है। अब वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी, वो नॉलेज में चेंज हो जाती है। तो हमने इस पूरी चेंजेस को यानी टर्निंग इन्फॉर्मेशन को हमने कहा कि ये कॉग्निटिव पोस्टमार्टम की वजह से हो रही होती है। नेक्स्ट ये आपके पास जो इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ आती है वो है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन, लेवल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको लेवल आने चाहिए, नाम इनके होते हैं। बाकी अदरवाइज अगर आपको डिटेल आए तो आप सिंपल लिख सकते हो ना कि उसमें थोड़ी थोड़ी अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो। फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव, 4 लेवल होते हैं इसके, हेडर स्मिथ ने प्रोवाइड किया था। डिस्क्रिप्टिव के अंदर हम इवेंट को, लिटरेचर को डिस्क्रिप्शन देख रहे होते हैं। इसमें हम डिस्क्रिप्शन के अलावा कोई बात नहीं करते। फिर है डिस्क्रिप्टिव रिफ्लेक्टिव, ये बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम एविडेंस देते हैं, कुछ डीपर कंसिडरेशंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर आपके पास आता है डायलॉजिक रिफ्लेक्शन, ये वो रिफ्लेक्शन है जिसके अंदर हम स्टेप बैक कर रहे होते हैं। लाइक हम किसी भी इवेंट से स्टेप बैक कर रहे होते हैं। इसमें हम मुलिंग ओवर की इवेंट्स की मतलब हमें सेंस आ रही होती है, डायलॉग्स को यूज़ किया जा रहा होता है। फिर जी आपके पास क्रिटिकल रिफ्लेक्शन आ गया, यानी कि इस रिफ्लेक्शन के अंदर हम अकाउंट करते हैं उन व्यूज़ को जो हमें क्रिटिसाइज़ किए गए होते हैं, और देन हम खुद को मोटिवेट करते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि हम सामने वाले को मोटिवेट करने के लिए क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। फिर जी आपके पास आता है गाइडेड रिफ्लेक्शन। गाइडेड रिफ्लेक्शन जो होता है ये इंडिविजुअल प्रैक्टिस के ऊपर मुनहसर होता है। इसमें हम मीनिंगफुल इंसाइट बात कर रहे होते हैं, लाइक हम सेल्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं, अपने प्रोफेशंस को लेके सोच रहे होते हैं। फर्दर इसमें जब हम चलते हैं तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट आता है वो, क्योंकि हम पेपर रिलेटेड बात कर रहे हैं तो हम पेपर रिलेटेड ही रहेंगे। टीचर एज रिसर्चर। अब अगर टीचर की हम बात करते हैं तो टीचर जो होती है अपने एक्शंस को रिसर्च बेस पे रखती है, यानी कि वो अपने जितनी चीज़ रिसर्च करती है उन पे अमल करके वो अपनी रिफ्लेक्ट करती है अपने एजुकेशन प्रोसेस के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि टीचर जो है वो सेंटर ऑफ नॉलेज प्रोडक्शन है अपने प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट को लेकर। अब ये बात हो रही है क्लासरूम के अंदर। क्लासरूम के अंदर टीचर क्या है, वो सेंटर ऑफ नॉलेज प्रोडक्शन है। देन आपके पास आते हैं क्रिटिकल फ्रेंड। अब देखें हर एक के फ्रेंड होते हैं, कुछ अच्छे मतलब कुछ आपके हर बात पे गुड गुड कह रहे होते हैं, और समझ जो कि आपको कह रहे होते हैं कि आपकी हर बात पे आपको क्रिटिसाइज़ कर, हर बात नहीं हर गलत बात पे क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। तो यही बात यहाँ पे बताई गई थी। इसमें रिफ्लेक्टिव, अब ये क्यों क्रिटिसिज्म हो रहा था, ताकि वो इनकरेज कर सके आपके रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसिंग को। मतलब आप दोबारा से अपने बारे में सोच सको, री थिंकिंग लीडरशिप की तरफ आप जा सको। इसमें एडल्ट लर्निंग हो रही होती है।
अब क्रिटिकल हम अगर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रुप बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इम्पोर्टेंट, की और नेसेसरी। हमने यहाँ पे क्रिटिकल को कहा कि इसका मतलब है इम्पोर्टेंट, की और नेसेसरी। इसके अंदर हम बात करते हैं टीचर्स की, और टीचर्स को हम कहते हैं कि वो क्लमजी होने चाहिए टू बीइंग अ क्रिटिकल। इसमें कुछ डिस्कवर बाद में किया जाता है कि टीचर जो होती हैं वो जब ट्रेनिंग कर रही होती हैं वो एक दूसरे से बात करती हैं, वो अवॉइड करती हैं अपने डिफ़िकल्ट इश्यूज़ को, वो उन्हें कन्फ्रंट नहीं करती दूसरों के सामने। अब जब हम देखें क्रिटिसिज्म को तो हमारे सामने आता है कि अगर इसके ओरिजिनलिटी को देखा जाए तो इसमें 3 ओकेजन्स आते हैं जिनके अंदर हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, यानी रिफ्लेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। 3 अप्रोचेज हैं। फर्स्ट है पीर ऑब्जर्वेशन, सेकेंड है रिव्यूइंग अ टीचिंग आर्टिफैक्ट्स एंड थर्ड वाज कंसल्टिंग अबाउट एन इशू। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। फिर जी आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है, अ डिफाइंड मेथडोलॉजी एंड सिस्टमेटिक लर्निंग प्रोसेस। इसके अंदर हम फोकस करते हैं कम्युलेटिव लर्निंग का। अब होता क्या है, ये जो कम्युलेटिव लर्निंग हो रही होती है ये पार्टिसिपेंट्स कर रहे होते हैं, इनमें हम मुख्तलिफ अप्रोचेस देख रहे होते हैं जिनकी वजह से वो इंक्वायरी कर रहे होते हैं। मल्टीपल पर्सपेक्टिव होता है, जिस सेकेंड इसका पॉइंट, इसमें हम सेंटर ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होते हैं, उसमें डाइवर्सिटी को चेक किया जा रहा होता है। थर्ड वन है ग्रुप इंक्वायरी प्रोसेस। अब जो चीज़ें मैं आपको सिंपल ग्रुप इंक्वायरी प्रोसेस लिखा है तो उसका मतलब है कि आपको सिंपल ये नाम आने चाहिए, आपके पेपर में सिंपल इसके नाम पूछे गए हैं। हर प्रोसेस जो होता है वो इन्वॉल्व करता है रिकग्निशन को। अब जब रिकग्निशन हो रही है तो पता चलता है कि आया जो प्रॉब्लम हमारे सामने आया है वो कम्प्लेक्स है या नहीं। तो ग्रुप इंक्वायरी प्रोसेस के अंदर देखा जाता है हर पॉसिबिलिटी को। इसमें देखा जाता है कि कितना प्रॉब्लम जो है वो डिफ़िकल्ट है, कितना कम्प्लेक्स है। फिर जी आपके पास आता है कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। अब इस अप्रोच के अंदर अब देखा जाए तो ये अप्रोच जो है फ्लेक्सिबल इनफ होती है ताकि वो अडॉप्ट कर सके हर चीज़ को, हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो एक्ट कर सके। फिर फैसिलिटेटिंग एक्सपर्ट एंड स्टेक होल्डर आ जाता है। अब ये जो एक्सपर्ट और स्टेक होल्डर होते हैं ये क्या करते हैं, ये सस्टेन एक्शंस लेते हैं। अब सस्टेन एक्शंस क्या हैं, ये वो इंक्वायरी प्रोसेस है जो कि लिए जाते हैं। आपको यूँ कह लें कि डिबेट अबाउट चेंज, debate about perception of the actor और readiness to contemplate actions। एक्शंस इसके अंदर एग्रीड होते हैं, इम्प्लीमेंटेबल चेंजेस उसमें पाई जा सकती हैं। तो ये था जी लेक्चर नंबर 4। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। जल्दी से लेक्चर नंबर 5 को कर देते हैं स्टार्ट। लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमारे पास आ रहा है सबसे पहले डेवे का, जॉन डेवे ने जो रिफ्लेक्शन की बताया था ना उसके अकॉर्डिंग उसके बारे में बात की जा रही है, फाउंडेशन मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जॉन डेवे जो थे उन्होंने रिफ्लेक्शंस को फर्दर डायमेंशन ऑफ थॉट्स पे डिफ़ाइन किया। उन्होंने कहा कि इसमें एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम तब तक कुछ भी सोच नहीं सकते जब तक हम सोचने के अमल को जानते ना हो। हम तब तक खुद को अच्छा साबित या हम खुद को बेहतर नहीं बना सकते जब तक हमें रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसिंग का मतलब ना पता हो। फिर आपके पास आता है सचिन का, इसने रिफ्लेक्शन को बताया था। इनके नज़दीक जो थे रेशनल रिफ्लेक्शंस को उन्होंने बताया था कि इसे कंसंट्रेट हम जब करते हैं तो इसमें हमें ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए, हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के बारे में, उनकी डेवलपमेंट के बारे में। इन्होंने बताया कि जो एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी है उसके अंदर हम प्रैक्टिस को डिराइव करें बाय रिफ्लेक्शन तो एक ऐसा प्रोसेस आपको मिलता है जो कि आपको स्टेट ऑफ एक्सपर्टीज़ की तरफ लेके चलता है। उनका गोल था कि आप जब भी टेक्निक नॉलेज की तरफ जाते हो तो आप क्या करते हो, अपने एक्सपर्टीज़ को एक्सप्लिसिट करते हो और आप कंसिडर करते हो कि हाँ मैं शायद मेरे पास अभी इतना इल्म नहीं है। सो क्या होगा कि आप उस इल्म की तरफ बढ़ोगे तो आप में बेहतरी आएगी और आप अच्छे से बिहेव कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है कॉल्ब रिफ्लेक्टिव साइकिल। कॉल्ब ने प्रोवाइड किया था जी बहुत यूज़फुल, वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल डिस्क्रिप्टिव मॉडल जो कि एडल्ट लर्निंग प्रोसेस के अंदर अभी भी अवेलेबल है। उन्होंने सजेस्ट किए थे 4 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज उसने बताया कि कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस जो होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं एक्सपीरियंस बेस्ड पर, पर्सनल बाइसिस पर। देन उन्होंने बताया कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ वे है वो उसमें मॉडिफाई किया जा सकता है, यानी कि हम देख सकते हैं अपने एक्सपीरियंस को लेकर। अब यहाँ पे उसने बताया मुख्तलिफ रूल्स को जब हम फॉलो करते हैं
किसी भी एक्सपीरियंस के रिजल्ट को पहुंचते हुए, तो वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन हो रही होती है। लेकिन जब हम एक्सपीरियंस को देख चुके थे, हम सोचते हैं कि अब फर्दर क्या होने वाला है अपने एक्सपीरियंस बेस पे, तो हम इसे एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशंस कहते हैं। कर्व ने जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था ना कि 4 स्टेजेस लेबल की थी, अब वो 4 स्टेजेस कौन सी हैं? Concrete experience, second is reflective observation, third one is abstract conceptualization, fourth one is active experiment. अब जब हम concrete experience की बात करते हैं, तो ये वो स्टेज है जिसके अंदर साइकिल जो होता है, लर्निंग साइकिल बेसिकली, वो एम्फेसाइज करता है पर्सनल इन्वॉल्वमेंट को, और जिसके अंदर लोग जो होते हैं वो अपने एवरीडे सिचुएशंस के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, आरओ में बेसिकली लोग जो होते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं आइडियाज़ को, सिचुएशंस को। अब ये आइडियाज़ और सिचुएशंस जो होती हैं वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं। इसमें हम पेशेंस की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहे होते हैं। थर्ड आपके पास है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन यानी एसी। इस स्टेज के अंदर लर्निंग जो होती है वो थ्योरीज को लेके चलती है, इसमें लॉजिक की बात की जाती है, आइडियाज़ देखे जाते हैं, प्रॉब्लम और सिचुएशंस को अंडरस्टूड किया जाता है। फिर आपके पास आता है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। इस स्टेज पे जो लर्निंग होती है वो एक्टिव फॉर्म में होती है, इसमें एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो चेंजिंग सिचुएशंस के अंदर होते हैं। फिर आपके पास है ग्रीनवे एंड रॉथ। ग्रीनवे जो है इन्होंने रिकग्नाइज किया था, डेवलप किया था एक सिंपल प्लान टू रिव्यू अप्रोच को। रॉथ जो थे इन्होंने डिस्क्राइब किया था 24 प्रोसीजर्स को। अब ये प्रोसीजर्स जो थे रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स के बारे में बात करते थे। ये जो प्रोसीजर्स थे इनकी रेंज स्टार्ट होती है, रेंज फ्रॉम दोज टू correspond टू कॉग्निटिव मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन टेक्निक्स। अब जी हमारे पास आते हैं पीटर ऑन रिफ्लेक्शन। पीटर 1991 टू 95 तक थे, इन्होंने डिस्क्राइब किया था प्रोसेस को एज अ डेटा, जो कि कंसिस्ट करता है 4 स्टेप को। फर्स्ट है डिस्क्राइब करना, सेकंड है एनालाइज करना, थर्ड वाज थ्योराइज, फोर्थ वाज एक्ट। अब जब प्रॉब्लम देखा जाए तो सबसे पहले प्रॉब्लम हम लेते हैं, हम टास्क देखते हैं, इंसिडेंट देख रहे होते हैं, हम उसे डिस्क्राइब करते हैं, फिर हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, यानी हम उसमें एनालाइज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जब एनालाइजिंग प्रोसेस शुरू हो गया, यानी हमने वो फैक्टर जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे उन्हें आइडेंटिफाई किया, तो जब थर्ड स्टेज आई वो उसमें हमने उसे देखा कि अब हम उसे थ्योराइज कर रहे हैं, यानी कि हम उसके प्रॉपर बताते हैं अल्टरनेटिव वे ऑफ अप्रोचिंग टीचिंग, यानी अल्टरनेटिव वे बताते हैं इस सारे का। फाइनली जो होता है वो टीचर जो होता है वो न्यू थ्योरी के अकॉर्डिंग आ जाता है आपके सामने। क्वालिटीज़ ऑफ गुड टीचर, तो हमारे पास 10 गुड क्वालिटीज़ हैं जी, ये हमें पीटर ने प्रोवाइड की थी। अब वो 10 क्या हैं? पहली है सक्सीड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग। सेकंड है गुड टीचर टेक रिस्क। थर्ड जो है क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल टीचर इन देयर पॉजिटिव एटीट्यूड। फोर्थ जो है गुड टीचर never have enough time and never finish their work, but they don't complain about long hours because they love what they do। यानी कि टीचर जो होता है, अच्छा टीचर वो होता है जो कभी भी ये नहीं कहता कि उफ इतना लंबा पीरियड चला गया, हम इस पे अभी पढ़ा रहे हैं, ये वो थकता नहीं है बेसिकली। फिफ्थ जो है वो गुड टीचर जो होता है वो थिंक ऑफ टीचिंग एज अ फॉर्म ऑफ पेरेंटिंग। सिक्स्थ आपके पास आता है सक्सेसफुल टीचर गिव द स्टूडेंट कॉन्फिडेंस। सेवन्थ पे गुड टीचर जो होता है वो गुड टीचर इज एबल टू कीप हिज और हर स्टूडेंट ऑफ बैलेंस। एट्थ जो है गुड टीचर ट्राई टू मोटिवेट स्टूडेंट बाय वर्किंग विद इन देयर ओन इंसेंटिव सिस्टम। और नाइन्थ क्वालिटी जो है वो है डोंट ट्रस्ट स्टूडेंट एवल्यूशन ऑफ योर टीचिंग। टेंथ में आप बात करते हो लिसन टू योर स्टूडेंट। तो ये चीज़ 10 पॉइंट थे और उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।